मई 2004 में चीन के ताइवान इलाके में एक महिला जो कि अभी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी हुई थी। पुलिस स्टेशन में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, किसी की भी आवाजें नहीं आ रही थी। जो ये महिला यहाँ पर बैठी थी, ये 25 साल की झाओ मिंग नाम की महिला थी। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरी हुई थी। इसके हाथ पैर कांप रहे थे, इसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। ये अपने हाथ पैरों को कांपने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर इसकी घबराहट साफ देखी जा रही थी। इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ था। इसके बॉयफ्रेंड ने इसके कंधे पर हाथ रखा और इससे कहा कि तुम जो कुछ भी जानती हो पुलिस वालों को सब कुछ बता दो। जिसके बाद अब ये झाओ मिंग बोलना स्टार्ट करती है। ये डरे हुए लड़खड़ाती आवाज में इसने बोलना शुरू किया कि उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मेरे सामने एक महिला की मौत हो गई। उसको उन्होंने मार दिया, ना सिर्फ उसको मारा बल्कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो निकाल कर खा गए। ये बात सुनते ही पुलिस वाले एकदम से चौंक चुके थे। ना सिर्फ इस झाओ मिंग का बॉयफ्रेंड बल्कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जो बयान अब झाओ मिंग ने दिया था इसकी वजह से अब पुलिस वालों ने अपनी पूरी टीम को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया ताकि वो इस केस को आगे लीड कर सके। और जब ये पूरी टीम यहाँ पर आ गई तब उन्होंने झाओ मिंग से कहा कि हमें उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर इस अपराध को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद रात का टाइम हो चुका था। रात के टाइम में ये पुलिस वाले घने अंधेरे में अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। वहां पर चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। जो वहां के लोग थे आसपास के, वो रात को थक हार कर सो गए थे। सब ने अपनी अपनी लाइटें बंद की हुई थी। सिर्फ वहां पर अंधेरा था और चांद की रोशनी थी। और इसी चांद की रोशनी में झाओ मिंग को आगे भेजा गया। और झाओ मिंग ने यह भी बताया था कि वहां पर 2 आदमी हैं और एक महिला है जो उनकी साथी है। इसलिए अब जो झाओ मिंग थी वो आगे जाकर उनके गेट को खटखटाती है। जिसके बाद कुछ ही मिनटों में वो गेट खुलता है। जैसे ही वो गेट खुला उसके अंदर से एक शख्स ने बाहर की तरफ देखा। उसकी नजरें सीधे झाओ मिंग के ऊपर पड़ी और उसने देखते ही वो सब कुछ उसने बाहर का नोटिस कर लिया कि बाहर सब कुछ क्या चल रहा है। जिसके बाद उसने गेट बंद करने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भागो भागो, पुलिस आ गई है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने भी धावा बोल दिया। उन्होंने गेट को खोला और एक महिला को धक्का मारा जो कि खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। वो महिला नीचे गिर गई। बाकी के पुलिस वाले जो वो दोनों शख्स थे उनके पीछे भागने लगे। वो दोनों भागते भागते अब कहीं अंधेरे में गायब हो चुके थे। और जो बाकी के पुलिस वाले वहां पर खड़े थे उन्होंने उस महिला को अरेस्ट कर लिया और वो उस रूम की यानी कि उस घर की अब तलाशी करने लगे। जैसे ही वो किचन की तरफ पहुंचे उनको वहां पर जो कुछ दिखा वो एक बुरे सपने जैसा लगा, क्योंकि वहां पर एक कोने के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड के बैरल रखे गए थे और बहुत सारे मांस के टुकड़े एसिड के अंदर तैर रहे थे। और मांस और एसिड की जो ये मिश्रण से जो बदबू निकल रही थी वो बदबू सीधे ही पुलिस वालों की नाकों में जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर वोमिटिंग करने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस महिला को अरेस्ट करके वो अपने साथ ले गए। और बाकी जो पुलिस वाले थे वो उन दोनों शख्स के पीछे गए हुए थे। वो अंधेरे रात में उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते इतने सुनसान रात में वो दोनों शख्स के बस पैरों की आवाजें आ रही थी। पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे थे। उन्होंने गोलियां चलाई लेकिन दोनों शख्स के किसी के भी गोली नहीं लगती और वो अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और पुलिस वालों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जिस महिला को पुलिस वालों ने पकड़ा था उस महिला का नाम ली चिन लिंग था। इस महिला को अब पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया। पूछताछ कक्ष के अंदर इसे बैठाया गया और इससे अब पूछताछ स्टार्ट कर दी गई। सभी पुलिस वाले इसकी तरफ ही देख रहे थे कि कब ये अपने गुनाहों को कबूल करेगी और इन सारे गुनाहों के बारे में डिटेल में बताएगी। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी इस महिला ने बताया कि साल 2004 के पहले 6 महीनों से ही इन कांडों का होना स्टार्ट हुआ है और इन क्राइमों को जो अंजाम दे रहा है वो 2 भाई हैं और इनमें से एक का नाम सैनचिंग यान है और दूसरे का नाम सैनचिंग पिंग है।
ये दोनों भाई महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, अपने रूम में बुलाते हैं, वहां पर लाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बाद में ये दोनों भाई उन महिलाओं के टुकड़ों को एसिड में डाल देते हैं। और ये सारी बात अब ये डिटेल में बताने वाली थी कि कैसे कैसे उन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने उन दोनों भाइयों के खिलाफ अब वारंट जारी कर दिया था कि उनको कहीं पर भी देखते ही हमें संपर्क करें। अब पुलिस वाले इस चीज के पीछे लग चुके थे, उन दोनों भाइयों को ढूंढने में पुलिस वाले लगे हुए थे और उन्हें ढूंढते ढूंढते अब पुलिस वाले उनकी हिस्ट्री खंगालने लगते हैं कि वो कहां से यहाँ पर आए थे। तब पुलिस वालों को पता चला कि वो दोनों भाई हैनान डिस्ट्रिक्ट में रहा करते, वहीं पर उनका जन्म हुआ था और जो उनके पिता थे शैन योंग, वो उस गांव के मुखिया थे और वो एक अजीब किस्म के व्यक्ति थे क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था और इसी गुस्से की वजह से इन दोनों भाइयों पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। 1975 में सैन चैंग येन का जन्म हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करता, ये ना तो किसी से बात किया करता और ना ही ये किसी के साथ खेला करता, ये बिल्कुल अपने आप में ही गुम रहा करता। और जो इसके माता पिता थे उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा टूट चुका था, ये बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। और दूसरी तरफ जो इसका भाई था यानी कि शैन चैंग पिंग, उसका जन्म 1984 में हुआ था और वो भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और साथ में वो अपने भाई से बहुत ज्यादा डरा करता। और ये दोनों भाई बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन ये दोनों अपने पिता से बहुत ही ज्यादा डरा करते और जो इनके पिता इनको जो भी ऑर्डर दे दिया करते वो इनको करना ही पड़ा करता। इनकी चाहे मर्जी हो या फिर ना हो, ये अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया करते। और जो ये शैन चैंग पिंग था, इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही ये घुमक्कड़ किस्म के जो आवारा किस्म के लोग होते हैं उनके साथ इसने घूमना शुरू कर दिया और ये ऐसे ही आवारा बन गया। और दूसरी तरफ जो इसका बड़ा भाई था यानी कि शैन चैंग यीन, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो कुछ बड़ा करना चाहता था लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। वो बस बड़ा बनने का सपना देखा करता और जो भी सक्सेस व्यक्ति था उनको देखकर जला करता। और फिर शेंग चैन यिन को 1994 में चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इसे जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अच्छे व्यवहार के कारण इसे 3 साल के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये सारा कुछ एक दिखावा था। जेल से आने के बाद ये कुछ समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर से एक बरसात की रात में ये एक घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर इसने पैसे की चोरी की, एक मोबाइल फ़ोन चोरी किया, साथ में कुछ गहनों को भी चुरा लिया और इसके बाद इसे दोबारा से जेल के अंदर भेज दिया गया। और ये अब 4 साल के लिए जेल के अंदर गया था। इसने यहाँ पर आना जाना लगा रखा था, ये कभी जेल के अंदर होता तो कभी बाहर। बिल्कुल इसने अपने घर जैसा माहौल जेल में भी बना लिया था और वहाँ पर जेल में जितने भी लोग थे उन्होंने इसे रेगुलर गेस्ट कहना शुरू कर दिया, जो कि जेल में हमेशा आता रहता है। और ये जब भी जेल से बाहर जाया करता, ये सभी लोगों से यही कहा करता कि मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा वापस से, तुम मेरे बिस्तरों को छेड़ना मत, यहाँ पर बस साफ सफाई रखना। और फिर ये 2002 में अपनी सारी सजा काट कर जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अब ये अपने जीवन को थोड़ा सुधारना चाहता था, इसलिए ये अपने शहर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। और वहां पर जाने के बाद इसके माता पिता इसको देखकर एकदम से चौंक गए थे कि इनका बेटा जो इतना ज़्यादा आवारा था वो वापस से घर लौट आया। अब इसके माता पिता भी इसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी बचत, जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, वो अपने दोनों बेटों को दे दिया और उनसे कहा कि तुम लाहौर शहर के अंदर चले जाओ, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, अच्छा रहने के लिए तुम्हें देंगे, तुम वहाँ पर चले जाओ। इसके बाद ये दोनों भाई अपनी पैकिंग करते हैं, पैसे लेते हैं और लाहौर शहर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों का व्यवहार ऐसा था ही नहीं कि ये दोनों कमाकर कुछ खा सके। बस ये यहाँ पर आते ही अयासी में लग गए। ये नाइट्स क्लब में जाया करते, वहाँ पर सारी रात पड़े रहा करते, ड्रिंक किया करते, वहाँ से उठकर ये महंगे रेस्टोरेंट में जाते, वहाँ पर खाना खाते और वहाँ से आने के बाद ये सो जाया करते। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी और ये भी कितने दिन तक चलती। इनके माता पिता के दिए हुए पैसे जल्द ही ख़त्म भी हो गए।
अब इन्होंने दोबारा से अब चोरी करने का फैसला किया कि अब ये चोरी करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। इन दोनों भाइयों ने पहले प्लान बनाया कि ये लड़कियों को अगवा किया करेंगे, उन्हें उठाकर अपने घर के अंदर लाएंगे, उनसे पैसे वगैरह छीन लेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा खतरा था। फिर इन दोनों ने एक दूसरा प्लान बनाया जिसके अंदर इन्होंने सोचा कि ये दोनों अब नाइट्स क्लब में जाएंगे, जहां पर डांस वगैरह होता है उन क्लब्स के अंदर ये जाएंगे और वहां से किसी भी महिला को जो पैसों के लिए काम करती है उन महिलाओं को बहला फुसला कर ये अपने रूम में लाएंगे, वहां पर लाकर उनसे पैसे छीन लेंगे। और अगर उनके साथ ये कुछ भी कर देते हैं यानी कि उनको मार भी देते हैं तो उनके बारे में किसी को कुछ भी चिंता नहीं होगी क्योंकि उनका कोई भी होता नहीं है। और फिर इन दोनों भाइयों ने 2003 के अंदर एक घर किराए पर लिया और उनके पास में ही एक याहू फेंग नाम की प्रोस्टिट्यूट रहा करती। उस प्रोस्टिट्यूट को इन्होंने पैसे का लालच दिया और अपने घर पर आने के लिए कहा। वो 9 जून को इनके घर पर आती है। जैसे ही वो इनके घर में घुसी इन दोनों भाइयों ने उसे बंदी बना लिया। उसे ना सिर्फ बंदी बनाया बल्कि उसको ये पीटने लगे और साथ में उसके पास जितना भी कैश था वो सारा इन्होंने ले लिया और साथ में इन्होंने उससे उसके डेबिट कार्ड का पासवर्ड भी पूछ लिया। जब इनको उसके डेबिट कार्ड का पासवर्ड पता चल गया इन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की उसे मारने में, उसका इन्होंने कत्ल कर दिया। जिसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसको टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दिया। बाकी के टुकड़ों को बाहर नाली में इन्होंने बहा दिया। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर मंगोलिया चले गए। लेकिन ये लाहौर शहर के ऊपर नजर रखे हुए थे कि वहां पर कौन नई महिला आ रही है, कौन नए लोग आ रहे हैं, इन चीजों पर ये ध्यान दिए हुए थे। साथ में इन्हें पता चला कि पुलिस वाले इस केस के बारे में कोई भी छानबीन नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये अब सेफ थे। अब ये दोनों बाहर निकलते हैं और वो सारा पैसा उड़ाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये क्लब में जाने लगे, वहाँ पर दारू पीते, वहाँ पर खाना वगैरह खाते, साथ में लड़कियों के साथ अयासी करते और फिर धीरे धीरे ये पैसा भी अब खत्म होने लगा था। फिर इन्होंने 2003 में स्टीम रूम से एक महिला को अपने गेस्ट हाउस में बुलाया। वहाँ पर जो महिला वहाँ पर आई थी उसका नाम ली चिंग यिन था और उस महिला को इन्होंने आते ही बंधक बना लिया और उससे कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो हमें दे दो। लेकिन उस महिला के पास बहुत कम पैसा था। जिसके बाद ये दोनों भाई उसे मारने वाले थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसके ऊपर। जिसके बाद जो महिला थी उसे पता चल गया कि ये मुझे मार देंगे। तब उसने उनके सामने घुटने टेक दिए और वो गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी अमीर प्रोस्टिट्यूट से मिलवा सकती हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें शिकार ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो ये महिला थी ये उनके लिए शिकार ढूंढकर इनके पास लाने वाली थी। इसलिए इन दोनों भाइयों ने ली चिनयिंग को छोड़ दिया। और फिर जो ये ली चिनयिंग थी इसने एक सिम नाम की प्रोस्टिट्यूट को इनके पास लेकर आई और उसको लाकर इन्होंने बंदी बना दिया। जिसके बाद इन्होंने उससे पैसे वगैरह छीन लिए और पैसे छीनने के बाद इन शैन ब्रदर्स ने अब जो ये ली चिनयिंग थी इससे कहा कि तुम शिम को मार दो, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये हमसे दूर होकर पुलिस वालों को कुछ भी बता दे। अगर ये इसको मार देती है तो ये भी हमारे साथ हमारी गैंग में शामिल हो जाएगी और ये पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताएगी। यही सोचकर अब इन्होंने सिम को मारने के लिए ली चिनयिंग को कह दिया था। जिसके बाद ली चिनयिंग को इन्होंने चाकू दिया और ली चिनयिंग ने अब उसे मार दिया। सिम को मारने के बाद इन तीनों ने मिलकर इसके टुकड़ों को उठाकर अब एसिड के अंदर डाल दिया। और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने ली चिनयिंग से पूछा कि जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था तब तुम पुलिस वालों के पास क्यों नहीं आई, उनके लिए तुमने शिकार क्यों ढूंढा? अगर तुम उस टाइम पर हमारे पास आ जाती तो बहुत सारी महिलाओं की जान बच जाती। लेकिन इस टाइम पर जो ये ली चिनयिंग थी ये फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा बिल्कुल नीचे कर लिया। खैर अब जो ये ली चिनयिंग थी इसने एक महिला को और बेला फुसला कर इनके पास लेकर आई। उसका नाम वोंग था और वोंग को अब इन्होंने वहां पर बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसके साथ मारपीट की, उससे पैसे छीन लिए। लेकिन जब उन्होंने उससे एटीएम का पासवर्ड पूछा तब वोंग ने पासवर्ड बताने से बिल्कुल मना कर दिया। जिसके बाद जो शैन चिनयिंग था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सिगरेट इसके पैर पर बुझा दी। लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती है और कुछ भी नहीं बताती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है लेकिन वोंग ने अपनी जबान नहीं खोली।
अब जैसे जैसे रात हो रही थी, इन्होंने अब ये प्लान किया कि ये इसे रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, सुबह उठकर वो दोबारा से इसे टॉर्चर करेंगे और इससे पासवर्ड पूछेंगे। जैसे ही वो रात को सोने के लिए चले गए, जो वोंग थी वो रस्सियाँ खुलवाने में कामयाब हुई। रस्सियाँ खुलवाने के बाद वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और जैसे ही वो बाहर कूदी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल बाहर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो बाहर सिर के बल गिरी वो बेहोश हो गई और इसकी आवाज़ सुनकर दोनों भाई अंदर उठ गए। वो जैसे ही उठे वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वोंग यहाँ पर नहीं है। उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, उन्होंने घर से बाहर देखा, वोंग वहाँ पर गिरी हुई थी और वो बेहोश थी। जिसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे एसिड में डाल देते हैं और फिर ये दोनों भाई इस क्राइम को छुपाने के लिए 2000 की शुरुआत में ही ताइवान में भाग जाते हैं और ताइवान के एक शॉपिंग स्टोर के अंदर एक महिला जो कि उसकी ओनर थी जिसका नाम झाओ मिंग था, वो महिला अपनी पासबुक देख रही थी कि तभी उस स्टोर के अंदर जो ली चिनयिंग थी वो आ जाती है। उसने देखा कि इस महिला के पास पासबुक है, ये अपने पासबुक के अंदर अपने पैसे चेक कर रही है। उसे देखकर ऐसा लगा कि इस महिला के पास अच्छे खासे पैसे होंगे और जिसके बाद वो एक नाटक रचती है और झाओ मिंग से कहती है कि मैं आपकी दुकान को खरीदना चाहती हूँ और उसके सामने अच्छे खासे पैसों का ऑफर रखती है और इसी डील को डन करने के लिए वो झाओ मिंग को अपने साथ लेकर उन दोनों भाइयों के पास पहुंच जाती है। वहां पर जाते ही उसे बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद उसकी पासबुक को देखा जाता है लेकिन उसके अकाउंट में तो कुछ ही पैसे थे। जिसके बाद वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा भड़क गए और उन्होंने ली चिनयिंग को थप्पड़ भी मारा। जिसके बाद जो ली चिनयिंग थी उसने अब जो झाओ मिंग थी उससे कहा कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो हमें कोई ऐसा कस्टमर बताओ जिससे हम पैसा ऐंठ सके, जिससे हम पैसा खींच सके। और जो ये झाओ मिंग थी ये बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। अपनी जान की सलामती को चाहते हुए इसने मिसिज ली का नाम ले दिया। उसने बताया कि ये महिला कुछ टाइम पहले मेरे स्टोर के अंदर आई थी और ये मेरे स्टोर को खरीदना चाहती थी। अब शैन ब्रदर्स ने अब झाओ मिंग से कहा कि तुम उस महिला को यहाँ पर बुलाओ और उससे कहो कि बहुत सस्ते में मैं अपनी दुकान बेच रही हूँ। उसने कहा कि मैं $7000 में अपनी दुकान बेच रही हूँ। जिसके बाद जो मिसिज ली थी वो इनके पास आ जाती है और इनके जाल में फंस जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर आई उसको बंदी बना लिया गया और उससे $7000 भी छीन लिए गए। और तभी जो झाओ मिंग थी वो एक प्लान करती है यहाँ पर। उसने कहा कि मेरे पास $2000 और है जो कि मेरे स्टोर के अंदर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो लाकर दे सकती हूँ। और उसने ये कसम भी खाई कि मैं पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगी। तब जो ये दोनों भाई थे इन्होंने इसकी आंखों के सामने जो मिसिज ली थी उसको बेरहमी से मार दिया, जिसे देखकर जो ये झाओ मिंग थी ये बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और इन्होंने इसके सामने इसलिए इस महिला को मारा था ताकि झाओ मिंग पुलिस वालों के सामने कुछ भी ना बता सके, वो बस डर कर रहे कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद झाओ मिंग को और ली चिनयिंग को इसके साथ भेज दिया जाता है। झाओ मिंग अपने स्टोर के अंदर जाती है, वहां पर वो पैसे निकाल रही थी कि तभी उसके बॉयफ्रेंड की नजर अब झाओ मिंग के ऊपर पड़ी। वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे साइड में खींचा और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वो एकदम से अपने अंदर जो कुछ था वो सब कुछ उसे बता देती है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहां पर ये सब कुछ अब पुलिस वालों को इसने बता दिया था। और ली चिनयिंग को पकड़ने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि ये दोनों भाई वहां से भागने की फिराक में हैं। वहां से जाने के बाद भी इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को अपने गिरोह के अंदर शामिल किया और ऐसे ही जिस भी शहर में जाया करते वहां से महिलाएं रातों रात गायब हो जाया करती। उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं हुआ करता कि वो कहां पर चली गई हैं। फिर ऐसे ही इन दोनों भाइयों ने अगस्त 2004 के अंदर एक कंडोमिनियम में अपार्टमेंट लिया और उस अपार्टमेंट के अंदर ये दोनों भाई रहने लगे। लेकिन जो उसका ओनर था उसे इनके अपार्टमेंट के अंदर से कुछ अजीब चीजें लग रही थी, क्योंकि इनका जो सीवरेज था वो ब्लॉक हो चुका था। और उसके ओनर ने जब उसको सीवरेज को खोलने के लिए वहां पर वर्कर को बुलाया तब उसके अंदर से बहुत सारे मांस के टुकड़े निकले जो कि सड़ चुके थे। उसकी गंध से अब इनको कुछ अजीब सा लगने लगा और साथ में इन्हें यह भी पता चला कि जो शैन ब्रदर्स हैं इनके अपार्टमेंट में बहुत सारा पानी का यूज होता है जो कि डेली यूज से बहुत ही ज्यादा है।
ये चीजें अब इनके ऊपर कहीं ना कहीं शक करवा रही थी, जिसके बाद उसने इनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वो चुपके से इनके ऊपर नजर रखने लगा और इनकी कुछ कुछ तस्वीरें उसने खींचना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद जब उसे पूरा शक हो गया, वो पुलिस वालों के पास गया और उनके बारे में सब कुछ बता दिया। अब पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि ये दोनों भाई वही है जो कि पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं। फिर 31 अगस्त को एक महिला पुलिस वाली जो एक मैनेजर के रूप में उनके अपार्टमेंट में जाती है, उनके गेट को खटखटाती है। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, इन पुलिस वालों ने उसके अंदर धावा बोल दिया। उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में उसके घर के अंदर से एक महिला की डेड बॉडी भी मिली, जिसको इन्होंने मार रखा था और उसे अब ये एसिड में डालने वाले थे। और फिर मई 2005 में इन्हें अदालत में पेश किया गया और वहां पर इन दोनों भाइयों की मां भी थी। वो बहुत ही ज्यादा इनको देखकर वहां पर रो रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो सोच रही थी कि उनके दोनों बेटे ऐसे जानवर कैसे बन गए, वो राक्षस बन चुके थे। वो महिला को मार दिया करते और उनको खा भी लिया करते। ये सब कुछ सोचकर वो महिला रो रही थी। उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही थी बस वही जानती है। और जो शेन चेंगपिंग था उसने बताया कि मेरे भाई से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। उसने जैसे मुझे ट्रेंड किया मैं वैसे ही करता गया। वो पहले ही भी बहुत बार जेल में जा चुका है, इसलिए उसने मुझे भी अपने साथ ले लिया। और जो मेरा भाई है उसने कई बार जितनी भी महिला को मारा करता उसकी किडनी को वो निकाल लिया करता और किडनी को निकाल कर वो खाया भी करता। और बाकी किडनियों को उसने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, उसको खाने का उसे मौका ही नहीं मिला। और ये बातें सुनकर पूरी की पूरी अदालत एकदम से चौंक गई थी कि ये व्यक्ति कैसे है, ये बिल्कुल राक्षस बन चुके हैं। जिसके बाद इन दोनों भाइयों को मौत की सजा सुना दी जाती है और 27 अप्रैल 2006 के दिन इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो ली चिनयिंग थी उसे 4 हत्याओं के आरोप में फांसी की सजा सुना दी जाती है। और जो ये झाओ मिंग थी इसे एक हत्या के आरोप में बस उसमें शामिल होने के लिए इसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। और साथ में जो 2 महिला और थी जिन्हें यहाँ पर पकड़कर लाया गया था उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई जाती है। और आज की केस में बस इतना ही। आप लोग इस केस के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।